आज हम भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेज़ी काल की, जो कि तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर का टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे। अंग्रेज़ों ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद बहुत से प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में मूल रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आए थे, और ये जो आर्थिक लाभ अंग्रेज़ प्राप्त कर रहे थे, उन आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ आमूलचूल परिवर्तन भारतीय व्यवस्थाओं में करने पड़े थे। और उन व्यवस्थाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में किया गया था। हालांकि ये जो भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई, ये कोई बहुत नई व्यवस्थाएं नहीं थी। इनमें से कुछ तो उन्होंने विदेशी व्यवस्थाओं की नकल करके भारत में उनको लागू किया था, और कुछ जो भारत में पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। भू राजस्व व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी, जो बंदोबस्त किया गया था भू राजस्व का, ये 3 प्रकार से उनके द्वारा किया गया था। पहला तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर लागू किया गया था, यानी ये जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना गया था। और ये भारत की 19% भूमि जो थी उसके ऊपर लागू हुआ। दूसरी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो उत्तर पश्चिमी प्रांतों पर, मध्य प्रांत पर, पंजाब में करीब करीब 30% भारत की जो भूमि थी उसके ऊपर लागू की गई थी। तीसरी व्यवस्था जो इनके द्वारा लागू की गई वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई, जो कि बम्बई, मद्रास, आसाम, इन क्षेत्रों पर लागू की गई, और ये 51% भूमि के ऊपर भारत की लागू की गई थी। तो हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर जब कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई थी और उसे दीवानी के अधिकार, दीवानी अधिकार यानी राजस्व प्राप्त करने के अधिकार जब उसे प्राप्त हुए, तो अंग्रेज़ी प्रशासन ने भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार किया। और जैसा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। ये भारत से कच्चे माल का निर्यात करते थे, और इसलिए जो प्रचलित भूमि व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया गया, जिससे इनका मुनाफा बढ़ता चला जाए। स्थायी बंदोबस्त, जो जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना गया है, ये 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब अंग्रेज़ी दीवानी स्थापित हो गई, तो फिर 1772 के अंदर इस भू क्षेत्र का अस्थायी प्रबंध किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कर वसूली की जिम्मेदारी जो थी उसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली, यानी बोली लगाई जाती थी, और जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति होता था उसे ये जिम्मेदारी दी जाती थी। यानी नीलामी के आधार पर भूमि 5 वर्ष के लिए दी जाती थी। पहले तो 5 वर्ष के लिए दी गई, बाद में 1778 में इसमें परिवर्तन हुआ और ये प्रतिवर्ष दी जाने लगी, और परिणाम ये निकला कि भू राजस्व में हानि होने लगी। 1786 के अंदर ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू कर दी गई, यानी भूमि की नीलामी एक बार की जाएगी और 10 वर्ष तक इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन 1789 के अंदर फिर एक स्थायी भूमि व्यवस्था के ऊपर जोर दिया जाने लगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी प्रबंध करके भूमि का स्वामित्व जो था उसका अधिकार ज़मींदार को दे दिया, और उसे पैतृक हस्तांतरणीय बना दिया, यानी पैतृक व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जो थी वो ज़मींदार को सौंप दी गई। भू राजस्व व्यवस्था में सरकार का जो हिस्सा था वो 90% था, और ज़मींदार को 10% दिया गया था। साथ ही साथ ज़मींदार के जितने भी न्यायिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, और समय पर भू राजस्व यदि वो नहीं दे पाएगा, यानी जिस दिन उसको भू राजस्व देना है उस दिन वो सूर्यास्त तक यदि भू राजस्व नहीं दे पाया तो उसकी भूमि जब्त सरकार द्वारा की जा सकती थी, अंग्रेज़ों द्वारा की जा सकती थी।
यानी यदि पूर्व में निर्धारित तिथि तक वो लगान प्राप्त नहीं किया तो ज़मींदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। और इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी ये कि सूर्यास्त तक लगान दे दिया जाए, यदि नहीं दिया जाएगा तो फिर उसके ज़मींदार के खिलाफ कानूनी व्यवस्था की जाएगी। ये जो व्यवस्था थी वो इंग्लैंड की व्यवस्था से प्रेरित व्यवस्था थी। इस प्रथा को अंग्रेज़ों के राजस्व में वृद्धि के लिए किया गया था। कंपनी के खर्चों में कमी आई, आय निश्चित तौर पर कंपनी की बढ़ती चली गई। ये व्यवस्था लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय जो किसान वर्ग था उसके लिए अभिशाप सिद्ध हुई, क्योंकि किसानों को कृषक वर्ग से मनचाहा जो लगान था वो वसूल किया जाने लगा और कृषक जो था वो परेशान होने लगा था। साथ ही साथ इस व्यवस्था ने राष्ट्रीयता के लिए भी एक घातक परिणाम दिखाए, क्योंकि ज़मींदार वर्ग जो था जिसको कि अधिकारी बनाया गया था वो ब्रिटिश सत्ता का स्वामी भक्त हो गया। और जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई, तो इस वर्ग ने अंग्रेज़ों का जनता के विरोध में पूर्ण रूप से सहयोग किया। तो हम देखते हैं कि स्थायी राजस्व व्यवस्था जो थी वो कुछ शुरुआत के दौर में तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे ये व्यवस्था अंग्रेज़ों के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद नहीं रही, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय राष्ट्रीयता को पहुँचाया था। दूसरी व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई थी, और ये भू राजस्व व्यवस्था मद्रास, बरार, बम्बई, असम आदि क्षेत्रों में प्रचलित थी। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है हमें, रैयत यानी कृषक को भूमि का स्वामी माना गया था, और इसको लागू करने का प्रमुख कारण जो था वो भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो ज़मींदार वर्ग था उसकी अनुपस्थिति था। और ज़मींदार की अनुपस्थिति के अंदर, चूँकि बंगाल के अंदर तो ज़मींदार वर्ग शुरू से था, तो वहाँ पे ये जिम्मेदारी ज़मींदारों को सौंपी गई, लेकिन जहाँ ज़मींदार वर्ग नहीं था तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जो थी वो भूमि बंदोबस्त करने के लिए रैयत को ही सौंपने का विचार किया गया, यानी कृषकों को ही दिया गया। सरकार और कृषकों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं था। रैयत यानी कि कृषक अपनी ज़मीन का स्वामी होता था और वो डायरेक्टली ही अपना भू राजस्व देता था। इस प्रथा में भू राजस्व जो था वो लंबे समय के लिए निश्चित किया जा सकता था, 20 से 40 वर्ष तक, और प्रत्येक रैयत यानी किसान भू राजस्व के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हुआ करता था। स्थायी व्यवस्था में हमने देखा कि ज़मींदार जिम्मेदार हुआ करता था भू राजस्व के लिए, लेकिन यहाँ पर कृषक स्वयं जिम्मेदार होता था। ये जो व्यवस्था यहाँ लागू की गई थी इसे सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा इसको उनको इसका जन्मदाता माना गया है। राजस्व जो था वो खेत की अनुमानित आय का आधा भाग निश्चित किया गया था, परंतु सरकार ने ये प्रायः कुल उत्पादन का 45 से 55% तक निश्चित कर दिया था। हालांकि मुनरो ने जब इसको कंसीव किया था इस कॉन्सेप्ट को, तब उन्होंने 33.33% को ही उचित माना था, लेकिन चूँकि हम देखते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ अर्थव्यवस्था को लेकर आर्थिक दृष्टि से भारत से धन कमाना चाहती थी, अतः उन्होंने इसकी प्रतिशत में इंक्रीज़ किया, इसको बढ़ाया। इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य जो था भू राजस्व की नियमित वसूली और किसान की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाना था, किंतु यदि समय पर वह कर नहीं चुका सके तो उसकी अधिकांश भूमि जमींदारों और साहूकारों के पास चली गई और वे भूमिहीन होते चले गए, क्योंकि उन्होंने भूमि गिरवी रखवा कर धन प्राप्त किया और उससे उन्होंने कर्जा दिया। इस व्यवस्था की सबसे जो कमज़ोर पहलू जो रहा वो ये कि लगान जो कलेक्ट करने वाले अधिकारी थे वो लगान वसूल करने में बहुत ही क्रूरता और अमानवीय उपायों का
प्रयोग किया करते थे, सहारा लिया करते थे। चूँकि अंग्रेज़ों से वह भी भयभीत थे, इसलिए वो रैयत के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करते थे। रैयत को उत्पादन का पूर्णतः या अंशतः जो अगर नष्ट भी हो जाता था, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा आ जाती थी, तो भी उन्हें कर देना पड़ता था। इसमें कोई छूट उन्हें नहीं दी गई थी। फिर एक अन्य व्यवस्था जो कि महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई, ये व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार भूमि की इकाई कृषक का खेत नहीं, अब तो पूरा ग्राम होता था, पूरा महल यानी जागीर का एक भाग गांव होता था। और ये समझौता किसी एक ज़मींदार या एक कृषक के साथ नहीं होकर पूरे गांव के साथ होता था। गांव में जितने भी पट्टेदार होते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी, उनके साथ किया जाता था। भू राजस्व निश्चित करते समय सारे गांव की भूमि नापी जाती थी और भू राजस्व देने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो थी वो महल की होती थी, यानी उस पूरे एरिया की, पूरे ग्राम की होती थी। हालांकि पंजाब में एक संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे ग्राम व्यवस्था के नाम से जाना गया था। और उत्तर भारत के अंदर इस व्यवस्था से राजस्व की जो राशि प्राप्त हुई थी अंग्रेज़ों को, वो 135 लाख रुपए थी और जो शासन के तीसरे वर्ष में बढ़ के 168 लाख हो गई थी। 1809 से 1818 के बीच में हम देखते हैं कि ये 45% और बढ़ा। 1822 में ये 80% तक वसूल किया जाने लगा था और अंग्रेज़ों को इससे बहुत सा लाभ हुआ था। तो हम देखते हैं इस प्रकार जो ये तीनों व्यवस्थाएं भारत में जो लागू की गई थी, वो प्रतिकूल परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी उनके अनुकूल नहीं थी। ज़मींदारी व्यवस्था जो थी वो इंग्लैंड में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो फ्रांस में प्रचलित थी, उसकी नकल की गई थी। और महलवाड़ी व्यवस्था जो थी वो भारतीय आर्थिक समुदाय की एक प्रकार से नकल की गई थी। और इन सभी व्यवस्थाओं ने कृषकों की जो स्थिति थी उसको बदतर किया, उसे ख़राब किया। छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, काश्तकार, इन सब की स्थिति दयनीय होती चली गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो समाप्त सी हो गई। ग्राम पंचायतों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और अंग्रेज़ों का एक ऐसा हितचिंतक वर्ग जो था वो उठ खड़ा हुआ, जो कि अंग्रेज़ों के पक्ष में हम देखते हैं कि बाद में आने वाले समय में लंबे समय तक अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक प्रकार से वस्तु के रूप में स्थापित कर दिया था, जो कभी भी खरीदी जा सकती थी, कभी भी बेची जा सकती थी। और ये एक परिवर्तन था जिसने भारतीय कृषक को, ग्रामीण समुदाय के स्वरूप को, गांव की जो संरचना थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, एक तरीके की एक प्लानिंग थी, जिससे कि वो भारतीय कृषकों को जड़ों से उखाड़ सकें और अपने लिए एक ऐसा वर्ग उत्पादन कर सकें, एक ऐसा वर्ग चिन्हित कर सकें जो आने वाले काल में उनके प्रति वफादार बना रहे, और इसमें वो सफल भी हुए। तो आज हमने जो व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्थाओं को डिस्कस किया है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। आगे की कक्षा में हम अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे।